नमस्ते और स्वागत है। द सिंगुलैरिटी इज़ नियरर। इस किताब को रे क्रुज़वेल ने लिखा है, जो एक मशहूर वैज्ञानिक, भविष्य वक्ता और गूगल के एआई डायरेक्टर भी हैं। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। वो बताते हैं बहुत जल्द इंसान और मशीन के बीच का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। हम अपने दिमाग को डिजिटल बना लेंगे, यादों को क्लाउड में अपलोड करेंगे और अपने शरीर को रोबोटिक अंगों से अपग्रेड कर लेंगे। हमारी बीमारियां, हमारी उम्र, यहाँ तक कि मौत भी टेक्नोलॉजी के आगे घुटने टेक देगी। यह कोई दूर का सपना नहीं, यह आने वाला भविष्य है और ये भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये सुनने में बहुत शानदार है, लेकिन हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस शानदार और उस अनदेखे पहलू के लिए तैयार भी हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को रे क्रुज़वेल ने इस बुक में बताया है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम सिंगुलैरिटी का मतलब समझ लेते हैं। सिंगुलैरिटी यानी वो क्षण जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो जाए कि इंसानी दिमाग से भी आगे निकल जाए और फिर ज़िंदगी के हर नियम बदल जाए। यही है सिंगुलैरिटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 पे, जिसका नाम है द 6 एपॉक्स, यानी विज्ञान के 6 युग। इंसान आज जिस मुकाम पर है, सोचने, समझने, बनाने और बिगाड़ने की काबिलियत के साथ, वो किसी एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा को रे क्रुज़वेल ने 6 हिस्सों में बांटा है, जिन्हें वो कहते हैं द 6 एपॉक्स, यानी विज्ञान के 6 युग। ये वो समय धाराएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसे कहानी के अध्याय, जहाँ हर नया अध्याय पिछले अध्याय से पैदा होता है लेकिन उसे पार भी कर जाता है। तो आइए इस विकास की सीढ़ियों पर एक एक करके चढ़ते हैं। एपॉक्स 1 है, यानी पहला युग शुरू हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री से, जिन्होंने ब्रह्मांड की नींव रखी। ये वो समय है जब न कोई जीवन था, न सोचने की शक्ति, न मशीनें, सिर्फ ऊर्जा और पदार्थ हैं। बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड फैलने लगा तो सबसे पहले बना हाइड्रोजन और हीलियम। फिर धीरे धीरे इनसे बने भारी तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब सवाल ये है कि इनसे क्या हुआ। जब ये तत्व टकराए, जुड़े और प्रतिक्रिया की, तब बना रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और एक केमिस्ट्री ही था जिसने आगे चलकर इंफॉर्मेशन स्टोरेज की संभावना को जन्म दिया, क्योंकि अब तक पदार्थ सिर्फ होने तक सीमित नहीं था, अब वो संगठित होने लगा था, पैटर्न बनने लगा था। इस पैटर्न की सबसे बड़ी खूबी थी जटिलता। जैसे LEGO से पहले एक एक टुकड़ा जुड़ा, फिर उससे कई आकृति बनी, कुछ वैसा ही यहाँ भी हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एपॉक्स आया, यानी दूसरा युग बायोलॉजी और DNA का, जिन्होंने जीवन की चिंगारियाँ बनाई। कई करोड़ वर्षों के बाद जब रसायन संरचनाएं और जटिल हुई तो उनमें एक शक्ति पैदा हुई, सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी खुद को दोहराने की क्षमता। यहीं से जन्म हुआ जीवन का। लेकिन अब सवाल ये था कि ये दोहराव कैसे हो रहा था। इसका जवाब है DNA, वो गुप्त कोड जो हर जीव के अंदर उसकी योजना लिए बैठा है। उसमें लिखा होता है कि आपका बाल कैसा होगा, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और यहाँ तक कि आप किस तरह सोचते हैं। DNA को आप समझिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह, लेकिन प्राकृतिक और जीवंत। यही वो युग था जब जीवन सिर्फ तत्वों का मेल नहीं रहा, अब वो एक कहानी बन गई थी जो समय के साथ बदलती रहती थी, सीखती थी और खुद को बेहतर बनाती थी। फिर उसके बाद तीसरा एपॉक आया ब्रेन, यानी सोचने की क्रांति। अब तक जीवन था, शरीर था, DNA का कोड भी था, लेकिन सोच नहीं थी। और फिर शुरू हुई सोच की क्रांति। शुरुआत हुई नर्वस सिस्टम से, जो जीवों को ये समझाने में मदद करता था कि आसपास क्या हो रहा है। अब जानवरों में समझ आ रही थी कि क्या खतरनाक है, क्या फ़ायदेमंद है, कहाँ भागना है और कहाँ छिपना है। लेकिन फिर करोड़ों सालों का विकास यात्रा के बाद एक ऐसा जीव आया जिसने न सिर्फ पैटर्न पहचानना सीखा बल्कि उन्हें बदलना भी शुरू किया। वो था इंसान। इंसान के पास एक ऐसा दिमाग था जो कल्पना कर सकता था, योजनाएं बना सकता था, भविष्य सोच सकता था और सवाल पूछ सकता था। अब सोचिए, जब एक जीव सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए जीने लगे तो अगला कदम क्या होगा। तो अब यहीं से अगला एपोक आया टेक्नोलॉजी का, यानी विचारों का साकार रूप। जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसने सिर्फ विचार नहीं बनाया, उसने उन विचारों को हथियार और उपकरण भी बना लिया।
पहले आग बनाई, फिर पहिया, फिर खेती, फिर आई उद्योग, बिजली, फ़ोन और कंप्यूटर, और आज हम पहुंच गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। यानी अब तक सोच केवल दिमाग में नहीं थी, वो मशीनों में भी उतर रही थी। टेक्नोलॉजी अब इंसानी सोच को आगे बढ़ा रही है। इस युग की एक ख़ास बात यह थी कि इंसान ने अब अपनी सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया था, लेकिन असली बदलाव अब आने वाला है। तो अब यहीं से अगला युग है, यानी एपॉक 5, इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी का मिलन, यही यानी सिंगुलैरिटी की दहलीज। रे क्रुजवेल कहते हैं, एक समय आएगा जब इंसान और मशीन का फ़र्क मिट जाएगा। हम अपने दिमाग को स्कैन करके एक डिजिटल रूप में अपलोड कर सकेंगे। हमारी यादें, सोच, यहाँ तक कि हमारी कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक मशीन में मौजूद होगी। अब सोचिए, आप चाहें तो एक वर्चुअल अवतार बन जाएं या कोई रोबोटिक शरीर ले लें। आप कभी भूले नहीं, कभी बीमार न हो, और चाहे तो कभी मरे भी ना। और यही है द सिंगुलैरिटी, जब बदलाव इतना तेज, इतना व्यापक होगा कि हमारी पहचान ही बदल जाएगी। और फिर आगे भविष्य में छठवां युग शुरू होगा, जो है द यूनिवर्स वेकअप, जब ब्रह्मांड को खुद का बोध होगा। ये वो पड़ाव है जो सुनने में एक कविता सा लगता है, लेकिन क्रुजवेल के मुताबिक ये भविष्य है, जब टेक्नोलॉजी हर कोने में पहुंच जाएगी, हर ग्रह, हर तारा, हर आकाशगंगा, तो ये संभव है कि पूरा ब्रह्मांड एक सोचने वाली सत्ता में बदल जाए। अब ये दुनिया बस मैटर नहीं रहेगी, यह होगी स्मार्ट मैटर, जहाँ हर कण में होगा ज्ञान, चेतना और विकास की चाह। रे क्रुजवेल इसे कहते हैं द यूनिवर्स वेकिंग अप। और यही है 6 एपॉक्स की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो एक कण से शुरू हुई थी और हर ब्रह्मांड की चेतना तक पहुंचने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतने तेज़ी से क्यों बदल रहा है? क्या वाकई टेक्नोलॉजी का विकास इतना तेज़ है? इसका जवाब मिलेगा आने वाले अगले अध्याय में, जिसका नाम है द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स, यानी एक ऐसा नियम जो बताता है कि तकनीकी विकास सीधा नहीं, बल्कि हर साल दुगनी रफ्तार से बढ़ता है। तो अब इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि विकास की यात्रा केवल अतीत को समझने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें एहसास दिलाने के लिए है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान और टेक्नोलॉजी का मिलन हमें सीमाओं से मुक्त कर सकता है। सिंगुलैरिटी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस दिशा में बढ़ता हुआ भविष्य है जहां हम अपने शरीर, दिमाग और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की प्रकृति को भी परिभाषित करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम है द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स, यानी टेक्नोलॉजी के विकास का सिद्धांत। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड ने 6 युगों में धीरे धीरे अपने ही बारे में जागरूक होने की यात्रा तय की। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सारी क्रांति, ये तेजी, ये बदलाव इतना तेजी से क्यों हो रहा है? एक समय था जब इंसान ने पहिए बनाए, फिर हजारों साल लगे इंजन तक पहुंचने में, लेकिन अब तो हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी पुराने को धूल चटा दे रही है। आखिर ऐसा क्या बदला है? रे क्रुजवेल कहते हैं, ये बदलाव कोई संयोग नहीं है, ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जो बताता है कि तकनीकी विकास सीधे रेखे में नहीं, बल्कि एक्सपोनेंशियल रेखा में होता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स, तेजी से बढ़ती वापसी का नियम। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भविष्य धीरे धीरे आएगा, जैसे हर साल 1% या 2% प्रगति होगी। लेकिन क्रुजवेल कहते हैं, ये तकनीकी विकास इस तरह नहीं बढ़ता। ये बढ़ता है जैसे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर एक झटके में 32 से सीधा 1000 पर। यानी पहले ये विकास बहुत धीरे दिखता है, लेकिन फिर अचानक ऐसा तेज हो जाता है जैसे उसे रोकना तो दूर, उसे समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसे क्रुजवेल कहते हैं एक्सपोनेंशियल जंप। और अगर आपको ये सब अजीब लग रहा है तो सोचिए, डीएनए, जीवन और दिमाग भी ऐसे ही तो बने थे। पहले छोटे छोटे बदलाव, फिर बड़े बदलाव की बाढ़। प्रकृति ने भी करोड़ों सालों तक धीरे धीरे विकास किया, फिर अचानक इंसान पैदा हो गया, एक ऐसा प्राणी जो खुद को, अपनी सोच को और अब अपनी प्रकृति को भी बदल सकता है। यही एवोल्यूशन है और टेक्नोलॉजी इसका ही अगला चरण है। अब क्रुजवेल एक उदाहरण देते हैं मूर्स लॉ का। इसे गोल्डन मूर ने 1965 में बताया था। उनका कहना था कि हर 18 महीने में कंप्यूटर चिप की शक्ति दुगनी हो जाती है और कीमत आधी। अब सोचिए, अगर यही नियम सड़क बनाते वक्त लागू होता तो आज कारें उड़ रही होती और पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं होती। यह नियम सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि एआई,
बायोटेक, नैनोटेक, इंटरनेट, रोबोटिक्स हर चीज़ पर लागू हो रहा है। लेकिन लोग सोचते हैं इतनी तेज़ी भी क्या होगी। असल में ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग सोचते हैं। क्रूजवेल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग भविष्य को लीनियर तरीके से सोचते हैं, यानी जैसा अब है वैसे ही थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा। लेकिन जो असली बदलाव होते हैं वो एक झटके में सब कुछ बदल देते हैं। जैसे पहले फ़ोटो फिल्म थी, अब फ़ोन ही कैमरा बन गया है। पहले टाइपराइटर था, अब एआई खुद आपकी सोच समझकर लेख लिख देता है। पहले डॉक्टर खून देकर बीमारी पकड़ता था, अब एआई स्कैन देखकर कैंसर का पता शुरू होने से ही लगा देता है। और आगे एक कॉन्सेप्ट है पैराडाइमिक शिफ्ट का, यानी जब सोचने का तरीका ही बदल जाता है। क्रूजवेल बताते हैं इतिहास में हर बड़ा आविष्कार एक सोचने का तरीका बदलता है और यही कहलाता है पैराडाइमिक शिफ्ट। पहले एक शिफ्ट में 100 साल लगते थे, अब हर 5 साल में एक नया शिफ्ट हो रहा है और ये शिफ्ट मिलकर बनाते हैं सिंगुलैरिटी की सीढ़ियाँ। और अब ज़रा रुक कर सोचिए, जब कंप्यूटर इतना तेज़ हो जाएंगे कि वो खुद को डिज़ाइन करने लगें तो क्या होगा। क्रूजवेल कहते हैं उस दिन से शुरुआत होगी इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन की। मतलब कंप्यूटर खुद को बेहतर बनाएंगे, फिर और बेहतर, फिर इंसानी दिमाग की सीमा को पार कर जाएगा और फिर आएगी वो लहर जो सब कुछ बदल देगी। आपको लगेगा जैसे अभी तो सब सामान्य चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये विकास एक्सपोनेंशियल रफ्तार से कर्व की नींव तक पहुंचेगा तब चीज़ें एकाएक बदल जाएंगी। दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है और तभी हम सिंगुलैरिटी के दरवाजे पर होंगे। तो बेसिकली रे क्रूजवेल्ट हमें ये समझाना चाहते हैं कि तकनीकी का विकास सीधी रेखा में नहीं होता, यह छलांग लगाता है और हर छलांग पिछली से कई गुना तेज होता है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ये छलांग इतनी तेज हो रही है कि आने वाले सालों में तकनीकी बदलाव हमारी सोच, शरीर और समाज को पूरी तरह बदल देंगे। इस बदलाव को समझना और इसके लिए तैयार रहना आज की सबसे ज़रूरी समझदारी है। और अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 का नाम है अचीविंग द कंप्यूटेशनल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी इंसानी दिमाग की बराबरी करना। पिछले अध्याय में हमने जाना कि तकनीकी विकास धीमे चाल से नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल रफ्तार से बढ़ता है। अब अगला सवाल है, अगर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो क्या ये इंसानी दिमाग जितनी शक्तिशाली हो सकती है। और क्रूजवेल का उत्तर साफ है, हाँ, और बहुत जल्द। लेकिन इससे पहले कि हम भविष्य की ओर देखें, आइए समझते हैं कि आखिर इंसानी दिमाग है क्या और इतना ख़ास क्यों है। आपके सिर के अंदर जो 1.4 किलोग्राम की चीज़ है वो सिर्फ मांस नहीं है, वो अब तक का सबसे जटिल सिस्टम है जिसे हम जानते हैं, हम यानी हमारा ब्रेन। इसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन्स लगभग 10,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है, यानी कुल मिलाकर 100 ट्रिलियन सिनेप्टिक्स कनेक्शंस। हर सेकेंड में ये नेटवर्क्स लाखों करोड़ों सिग्नल्स प्रोसेस करता है, यादें बनाता है, सपने देखता है, कल्पना करता है और फैसले लेता है। और ये इंसानी दिमाग तस्वीरों को पहचान सकता है, भाषाएं समझ सकता है, संगीत से भावनाएं जोड़ सकता है और सबसे बड़ी बात, अपने बारे में सोच सकता है, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो अब सवाल ये है, क्या कोई मशीन भी ऐसा कर सकती है। आज कंप्यूटर कैलकुलेशन के मामले में बहुत तेज हो चुकी हैं। आज का सुपर कंप्यूटर एक सेकेंड में 10⁻16 क्वांटिलियंस कैलकुलेशन कर सकता है, जो क्रूजवेल के हिसाब से एक इंसानी दिमाग के बराबर है। लेकिन सिर्फ ये स्पीड है, सोच नहीं। क्रूजवेल कहते हैं कंप्यूटर की रॉ पावर दिमाग के बराबर पहुंच रही है, लेकिन अभी उसके पास सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो कोड जो सोचता है, सीखता है और महसूस करता है। हम दिमाग की ताकत को कॉपी नहीं कर सकते जब तक हम उसे समझ ना लें। इसलिए अगला कदम है ब्रेन को रिवर्स इंजीनियरिंग करना, यानी उसकी संरचना को, प्रोसेस को और पैटर्न को गहराई से समझना। इसमें 2 काम होते हैं, पहला डिसमेंटलिंग और दूसरा सिमुलेशन। डिसमेंटलिंग में सबसे पहले दिमाग की हर परत को खोलना और देखने की कैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं, और दूसरे प्रोसेस सिमुलेशन में उन्हीं पैटर्न्स को कंप्यूटर मॉडल में प्रोड्यूस करना ताकि मशीन भी वैसे ही न्यूरल एक्टिविटी कर सके। क्रूजवेल कहते हैं कि हम इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंसानी दिमाग को समझना आसान नहीं है। इसकी संरचना में अलग अलग स्तर हैं, न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस, न्यूरो क्लस्टर्स, इमरजेंट बिहेवियर। इन सभी परतों को समझकर ही हम एक ऐसा डिजिटल मॉडल बना सकते हैं जो इंसान की तरह सोच सके।
और जब कंप्यूटर की क्षमता इंसानी दिमाग से मेल खा जाएगी तब मशीनें सिर्फ हमारे काम नहीं करेंगी, हमारी तरह सोचेंगी और फिर वो खुद को बेहतर बनाएंगी। यह वही पल होगा जब तकनीकी इंसानी सोच को पार करेगी और यही होगा सिंगुलैरिटी की शुरुआत। तो चैप्टर 3 का कोर मैसेज है, इंसानी दिमाग अब कोई रहस्य नहीं रह गया, अब इसे गहराई से हम समझ रहे हैं, इसकी नक्शा बना रहे हैं और उसे डिजिटल दुनिया में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यह काम सिर्फ नकल का नहीं, ये इंसान की समझ को, सोच को और चेतना को मशीन में डालकर भविष्य को फिर से परिभाषित करने का पहला कदम है। तो अब हम चैप्टर 4 पे आते हैं, जिसका नाम है हाउ टू रिवर्स इंजीनियर द ह्यूमन ब्रेन। ये पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, क्योंकि अब तक सिर्फ कंप्यूटर की ताकत की नहीं बल्कि सोचने की कला की हो रही है। अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर कितना तेज सोच सकते हैं, लेकिन अब सवाल है वो कैसे इंसान जैसी बुद्धि और समझ हासिल कर सकते हैं। इसलिए क्रूजवेल हमें इस अध्याय में लेकर चलते हैं इंसानी दिमाग के सॉफ्टवेयर की दुनिया में, यानी वो नियम, पैटर्न्स और प्रणाली जिसे हम रिवर्स इंजीनियर कहते हैं। अब तक हमने जाना कि इंसानी दिमाग कितना ताकतवर है और कैसे टेक्नोलॉजी उस शक्ति तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन दिमाग की ताकत सिर्फ उसकी गति में नहीं, उसकी समझ, अनुभव और जटिल सोच में है। अगर हमें इंसानों जैसी मशीन बनानी है तो हमें सिर्फ उसकी गणना नहीं, उसकी सोचने की प्रक्रिया को भी समझना होगा। और यही है रिवर्स इंजीनियरिंग द ब्रेन, यानी दिमाग को खोलना, समझना और फिर उसका डिजिटल वर्जन बनाना। इंसानी दिमाग को आप कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं दो हिस्सों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी दिमाग की फिजिकल बनावट जैसे न्यूरॉन्स, सिनेप्सिस, ग्लिया सेल्स, और सॉफ्टवेयर यानी सोचने, सीखने और फैसला लेने की प्रक्रिया। पिछले अध्याय में हमने हार्डवेयर की बात की थी, अब उस सिस्टम को खोलेंगे जो हमें होश, चेतना और समझ देता है। तो शुरू करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग को। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है किसी चीज़ को उसको टुकड़ों में तोड़कर उसकी कार्य प्रणाली को समझना और फिर इसको दोबारा बनाना। जैसे कि कोई घड़ी को खोलकर ये समझना कि उसकी सुई कैसे घूमती है और फिर वैसे ही एक नई घड़ी बनाना। अब सोचिए अगर हम यही इंसानी दिमाग के साथ कर पाएँ तो वो मशीन बना सकते हैं जो इंसान की तरह सोचे, समझे और महसूस करे। अगर ये सब सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है तो आपको समझना होगा कि इंसानी सोच अचानक पैदा नहीं होती, वो न्यूरॉन्स के नेटवर्क से, पैटर्न से और सीखने की प्रक्रिया से बनती है। रे क्रूजवेल बताते हैं कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे ब्रेन को स्कैन करना, सिनेप्सिस लेवल पर सिमुलेशन बनाना, ब्रेन लर्निंग कैसे करता है वो सीखना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाना। और आज के एआई मॉडल भी जैसे चैट जीपीटी, एलेक्सा या गूगल सर्च इन्हीं पर आधारित हैं। ये मशीनें अब सीख सकती हैं, पैटर्न पकड़ सकती हैं और कुछ हद तक सोच भी सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या रिवर्स इंजीनियरिंग संभव है? क्रूजवेल कहते हैं हाँ, और ये 100% संभव है। अगर हम ब्रेन के सभी हिस्सों को स्कैन कर ले, सभी सिनेप्सिस कनेक्शंस को डिजिटली सिमुलेट कर सकें और उस पर सीखने के एल्गोरिथम लगा सके तो हम एक ऐसी मशीन बना पाएंगे जो इंसान की तरह सोच सकेगी। और क्रूजवेल का अनुमान है हमें ये 2030 के आसपास हासिल कर लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए आपका पूरा दिमाग एक यूएसबी में सेव हो, आपकी यादें, आपकी आदतें, आपकी पसंद, सब कुछ। और यह सिर्फ कल्पना नहीं है, इसे कहते हैं होल ब्रेन इम्यूलेशन। इसमें हम दिमाग के हर हिस्से को स्कैन करके एक एक न्यूरॉन्स को डिजिटली क्लोन में बदल देते हैं। क्रूजवेल मानते हैं यह प्रक्रिया हमें मृत्यु को तकनीकी रूप से मात देने का रास्ता भी दिखा सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोचने की नकल करना काफ़ी है या हमें कॉन्शियसनेस भी समझनी होगी। क्रूजवेल मानते हैं कि अगर मशीन उसी तरह सोचती है, व्यवहार करती है और अनुभव दिखाती है जैसे इंसान, तो हमें उसे चेतन मानने से रोकने का कोई तर्क नहीं होगा। तो आखिर में इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि इंसानी दिमाग की रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक नई सभ्यता की नींव है। अगर हम सोचने की प्रक्रिया को समझ लें और उसे मशीन में उतार सकें तो हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोचेगी बल्कि शायद हमें खुद को समझने में मदद भी करेगी। यह एक ऐसी भविष्य का द्वार है जहां सोच, शरीर और आत्मा सब कुछ डिजिटल हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे, जिसका नाम है GNR यानी जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक। ये 3 क्रांतियाँ जो भविष्य से लिखेंगी।
यह अध्याय द सिंगुलैरिटी इज़ नियर की धड़कन है, क्योंकि हम उन 3 क्रांति की बात करेंगे जो मिलकर इंसान की परिभाषा को बदलने वाली हैं। क्रुजवेल इन 3 तकनीकी को कहते हैं GNR, जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। ये 3 तकनीकी शब्द नहीं हैं, ये 3 सुनामी हैं जो मिलकर जीवन, मौत, शरीर, सोच और समाज हर चीज़ को हिला देने वाले हैं। अगर कोई आपसे कहे कि अगले कुछ दशकों में आप अपनी बीमारी को कोड की तरह एडिट कर पाएंगे, आपके खून में लाखों छोटे छोटे रोबोट तैरेंगे जो आपको कैंसर से बचा लेंगे और आपके शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली आपकी डिजिटल कॉपी होगी, तो शायद आप हंसे। लेकिन रे क्रुजवेल कहते हैं ये भविष्य नहीं, ये शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ जेनेटिक्स को समझते हैं। हमारे शरीर के हर रंग, हर प्रक्रिया एक कोड के हिसाब से चलता है। ये कोड है DNA। DNA को आप सोचिए कि एक लंबा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें लिखा है कि आपके बाल कैसे होंगे, आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और यहाँ तक कि आप किस तरह सोचते हैं। अब कल्पना कीजिए अगर हम इस कोड को पढ़ सके और फिर बदल सके। इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जीन एडिटिंग, और ये कोई भविष्य नहीं, ये शुरू भी हो चुका है और आज विज्ञान ने ये कर भी दिखाया है। यानी अब हमारी बीमारियां को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। कैंसर, डायबिटीज़, एल्जाइमर जैसी बीमारियां अब सिर्फ इलाज नहीं, हम उसे प्रिवेंट भी की जा सकती हैं। और हम सिर्फ DNA नहीं बदल रहे हैं बल्कि नया DNA भी बना रहे हैं। क्रुजवेल कहते हैं भविष्य में हम नए जीवन डिज़ाइन करेंगे। इंसान जो पानी के अंदर सांस ले सके, जानवर जो रोशनी पैदा कर सके और शायद खुद से बेहतर इंसान भी। और अब दूसरा क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी मशीनें जो एक एक परमाणु को अपनी जगह पर रख सके। ये तकनीकी इतनी सूक्ष्म होती हैं कि एक नैनोबॉट्स इंसानी खून की नसों में तैर सकता है बिना कोई नुकसान किए। अब सोचिए अगर आपके शरीर में लाखों नैनोबॉट्स तैर रहे हों जो वायरस को पकड़कर ख़त्म कर देते हैं, कैंसर की कोशिकाओं को पहचानते हैं, आपके अंगों को मरम्मत करते हैं और आपको बीमार पड़ने से पहले ही ठीक कर देते हैं। क्रुजवेल इसे कहते हैं मेडिकल नैनोबॉट्स, जो डॉक्टर की जगह नहीं लेंगे बल्कि डॉक्टर के अंदर काम करेंगे। और ये नैनोटेक सिर्फ चिकित्सक तक सीमित नहीं है। भविष्य हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो कचरे से खाना बना दे, मिट्टी से मोबाइल फ़ोन प्रिंट कर दे, यहाँ तक कि घर बैठे कपड़े, दवाइयाँ और रोबोट भी बना दे। यानी एटम से ऑब्जेक्ट की क्रांति। और अब हम बात करते हैं उस तीसरे क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की जो है रोबोटिक्स, जो बाकी दोनों को एक साथ लाकर नई चेतना बना सकता है। रोबोटिक्स अब सिर्फ फैक्ट्री का सामान नहीं, अब ये दिमाग वाला शरीर बन चुका है। आज के रोबोट्स अपने इन्वायरमेंट को पहचान सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और AI की मदद से सीख सकते हैं। यानी कल का रोबोट आज से ज़्यादा समझदार होगा और आज से तेज भी। रे कहते हैं कि जल्द ही रोबोट सिर्फ हमारे सहायक नहीं रहेंगे, वो हमारे हिस्सा भी बन जाएंगे। और AI और रोबोट्स का असली क्रांतिकारी रूप तब आएगा जब इंसान मशीन से सीधे जुड़ेगा, अपनी सोच को क्लाउड में सेव कर पाएगा और शायद अपने शरीर को छोड़कर डिजिटल रूप में भी जी सकेगा। अब ज़रा सोचिए अगर कोई इंसान हो जो अपने DNA को कस्टमाइज कर ले, अपने शरीर को नैनोबोट से मेंटेन रखे और अपने दिमाग को मशीन से अपग्रेड करे, तो क्या वो अब भी वही इंसान रहेगा या कुछ और बन जाएगा? यही है ट्रांसेंडेंस, सीमाओं से ऊपर उठ जाना। जेनेटिक्स शरीर को बदलता है, नैनोटेक से ठीक करते हैं और रोबोटिक्स उसे अपग्रेड करता है। तीनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां बीमारी और मृत्यु पराजित हो सके, जहां सोच अमर हो सकती है, जहां शरीर सिर्फ एक विकल्प बन जाएगा। तो बेसिकली चैप्टर 5 का कोर मैसेज है GNR यानी जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर एक ऐसी भविष्य गढ़ रही हैं जहां इंसान की सीमाएं टूटेंगी, हर बीमारियां को मिटाएंगे, शरीर को पुनः निर्मित करेंगे और चेतना को मशीनों में स्थानांतरित करेंगे। यह विकास नहीं, यह इंसान के रूप में हमारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब आगे चैप्टर 6 है द इम्पैक्ट। अब तक हमने देखा कि GNR कैसे मिलकर एक नया युग बना रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि जब ये क्रांतियाँ पूरी तरह लागू होंगी तो इंसान का शरीर, मस्तिष्क, जीवन और समाज, क्या यहाँ तक कि आत्मा, क्या वैसे ही रहेंगी जैसे आज हैं? रे क्रुजवेल हमें इस अध्याय में यही दिखाते हैं द इम्पैक्ट, यानी इन 3 क्रांतिकारियों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। और अब हम सिर्फ
और हम सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ ये सारी क्रांतियाँ वास्तव में इंसान को बदलने लगती हैं। और इसी बदलाव को गहराई की समझने के लिए क्रूजवेल ने 5 हिस्सों में बांटा है। ये टेक्नोलॉजी जब लागू होंगी तो ये 5 हिस्से हैं जहाँ इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे शरीर पे, दूसरा हमारे ब्रेन पे, तीसरा युद्ध और सुरक्षा में, चौथा हमारे समाज में और पांचवा हमारी आत्मा और अस्तित्व पे। तो सबसे पहले इन टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को समझते हैं। क्रूजवेल कहते हैं कि इंसान का शरीर अब जैविक नहीं रहेगा, यानी बायोलॉजिकल नहीं रहेगा, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बन जाएगा। यहाँ बीमारियाँ सब खत्म हो जाएगी। डीएनए एडिटिंग से आनुवांशिक रोग मिटाए जा सकेंगे। नैनोबोट शरीर में रहकर लगातार स्कैन करेंगे, बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोक देंगे। शरीर के अंगों को 3D प्रिंट किया जाएगा और अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसे बायोनिक पोर्ट्स में बदला जा सकेगा और उम्र बस एक संख्या रह जाएगी। और आने वाले समय में कोशिकाओं को बूढ़ा होने से हम रोक पाएंगे, डैमेज सेल्स को रीजनरेट कर पाएंगे और शायद मृत्यु को अनिश्चित काल तक टाल सकेंगे, यानी इमोर्टैलिटी, अमरता अब सिर्फ कल्पना नहीं रहेगी। दूसरा प्रभाव पड़ेगा हमारे मस्तिष्क पे, यानी हमारा ब्रेन। हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने वाला अंग नहीं रहेगा, अब वो एक अपग्रेडेबल डिवाइस बन जाएगा। हमारी यादें, सोच, आदतें सब डिजिटल रूप में सेव की जा सकेंगी। अगर आप कुछ भूल जाएं तो बस एक फ़ाइल खोलनी होगी। हमारी सोचने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, हम गूगल से भी तेज होंगे और क्लाउड में अपनी बुद्धि बढ़ा सकेंगे। और एक समय आएगा जब हम अपनी पूरी चेतना को मशीन में ट्रांसफ़र कर पाएंगे और तब तक सवाल उठेगा, क्या मैं अभी मैं ही हूँ? और अब तीसरा प्रभाव देखते हैं युद्ध एंड डिफेंस पे। तकनीक सिर्फ जीवन को नहीं बल्कि मृत्यु को भी बदल रही है। एआई से लैस ड्रोन जो बिना इंसानी नियंत्रण के खुद निर्णय लेंगे। और अब युद्ध भी केवल बमों से नहीं लड़े जाएंगे बल्कि डेटा, नेटवर्क और चेतना पर होंगे। और अगर एक एआई किसी की जीवन ले ले तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक रोबोट युद्ध अपराध कर सकता है? ये सारे सवाल हैं, जब ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो ये सारे सवाल उभरेंगे। और अब चौथा प्रभाव देखते हैं समाज पे। यहाँ मशीनें इंसान से बेहतर काम करेंगी। क्रिएटिविटी, इमोशंस और एथिक्स जैसे क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर नौकरियाँ एआई के हवाले होंगी। लेकिन साथ ही नई नौकरियाँ भी जन्म लेंगी, जैसे एआई को ट्रेन करना, नैनोबोट्स डिज़ाइन करना, मस्तिष्क स्वास्थ्य को समझाना। रिश्ते में भी प्रभाव होगा। इंसान और रोबोट के बीच भावनात्मक संबंध संभव होंगे। वर्चुअल पार्टनर्स, डिजिटल मित्र और एआई थेरेपी आम हो जाएंगे। लेकिन साथ ही असली संबंधों का मृत्यु भी गहराई से पूछा जाएगा। और क्या हर किसी के ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी? क्या अमीर अमर हो जाएंगे और गरीब मरते रहेंगे? ये सारे सवाल भी उभरेंगे। और अब पांचवा और आखिरी प्रभाव है आत्मा पर, यानी मैं कौन हूँ। यह वह हिस्सा है जहाँ इंसान दर्शन से टकराता है। क्रूजवेल सवाल उठाते हैं, अगर मेरी सोच, मेरी यादें और मेरा अनुभव एक मशीन में अपलोड हो जाए तो क्या वो मैं हूँ? अगर मेरी कॉपी अलग अलग जगहों पर चल रही है तो मेरी आत्मा कहाँ है? यह सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं, आध्यात्मिक है। और क्रूजवेल का मानना है कि भविष्य में हमें आत्मा की नई परिभाषा गढ़नी होगी। तो जीएनआर केवल तकनीक नहीं, यह एक नया मानव धर्म, नया समाज और नई चेतना की शुरुआत है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम बदलेंगे, बल्कि यह है हम कितनी समझदारी से बदलेंगे। तो अब इसका कोर मैसेज है कि जीएनआर टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ मशीनों पर नहीं बल्कि इंसान की हर परत पर होगा, शरीर से लेके आत्मा तक। ये बदलाव हमारे जीवन, हमारे सोच, रिश्ते, युद्ध और मृत्यु सबकी परिभाषा बदल देंगे। असली चुनौती यह नहीं है कि तकनीक क्या कर सकती है, बल्कि यह है कि हम उसके साथ अपनी इंसानियत को कैसे बनाए रखेंगे। और अब हम आगे आते हैं चैप्टर 7 पे, जो क्रूजवेल की सोच का सबसे दार्शनिक, सबसे भावनात्मक और सबसे मानवीय हिस्सा है, जिसका नाम है इट्स बीन इन सिंगुलैरिटेरियन, यानी चेतना, पहचान और पारंगमन। अब बात मशीनों, चिप्स, नैनोबोट्स का नहीं, अब बात है उस चीज़ की जिसे हम मैं, आत्मा या संचित अस्तित्व कहते हैं। क्रूजवेल इस अध्याय में अपने विचारों को एक नई पहचान देते हैं।
वो कहते हैं इच बीन इन सिंगुलैरिटेरियन, यानी मैं एक सिंगुलैरिटेरियन हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंगुलैरिटी के आगमन को स्वीकार करता है, उसका समर्थन करता है और उसमें हिस्सा लेना चाहता है। तो आइए इस अध्याय की भावनात्मक गहराइयों में उतरते हैं, जहाँ विज्ञान और आत्मा एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। अब तक हमने जाना कि इंसान का शरीर, दिमाग, समाज सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन अब सवाल ये है, जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, जब शरीर रहे ना रहे, जब सोच क्लाउड में हो और यादें बाइट्स में, तब मैं कहाँ रहूँगा और क्या मैं अब भी मैं रहूँगा? रे क्रुसवेल कहते हैं कि चेतना वो अनुभव है जो मशीनों में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं, एक अनुभव है। अब सवाल ये है कि क्या मशीनें सिर्फ इंसान की तरह बर्ताव करेंगी या वास्तव में महसूस भी करेंगी? तो आइए हम इसे टेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक मशीन बात कर सकती है, भावनाएं जाहिर कर सकती हैं, संगीत पसंद कर सकती हैं और कहें कि वो दुखी हैं, तो क्या हम माने कि वो चेतन है या फिर हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक कोड है? रे कहते हैं अगर कोई मशीन एक इंसान की तरह बर्ताव करती है तो उसे चेतन मानने में कोई बुराई नहीं है। और अब सोचिए, अगर आपकी यादें, आदतें, सोच सब एक डिजिटल कॉपी में सेव हों और फिर आप उस कॉपी को कई रूपों में चला सकें, एक रोबोट के शरीर में, एक वर्चुअल अवतार में, एक एआई डिवाइस में, तो असली आप कौन होंगे? क्या आप हर कॉपी आप ही होंगे? अगर आपकी ये कॉपी मंगल पर है, एक धरती पर और एक क्लाउड में, तो क्या वो सब आप हैं या आप सिर्फ वही हैं जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं? रे क्रुजवेल मानते हैं कि हमारी पहचान अब स्थिर नहीं रहेगी, वो तरल होगी, बहती, बदलती और फैलती। तो अब अगला पॉइंट है कि जब इंसान सीमाओं से ऊपर उठेगा तो क्या होगा? क्रुजवेल कहते हैं तकनीक का अंतिम उद्देश्य सिर्फ सुविधा नहीं है, बल्कि सीमाओं से मुक्ति है, मौत से, बीमारी से, अकेलेपन से और सबसे बढ़कर भूलने से। कल्पना कीजिए, आप चाहे तो किसी पुस्तक में घुस सके, चाहे तो अपने किसी प्रियजन की डिजिटल यादों के साथ घंटे बिताएं, या चाहे तो अवचेतन में जाकर अपने डर को, भावनाओं को समझें। यह सब विज्ञान द्वारा आध्यात्मिक अनुभव का रूप लेने जैसा है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तो क्या हम ईश्वर जैसे हो जाएंगे? यह सवाल बार बार आता है। क्रुजवेल खुद मानते हैं कि हम एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम हर सृष्टि को कोड में रचेंगे, जीवन को डिज़ाइन करेंगे और चेतना को फैलाएंगे। क्या यही ईश्वर है या शायद ईश्वर बनने की प्रक्रिया है? उनके अनुसार टेक्नोलॉजी हमें सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी बनाने की ओर ले जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे धर्मों में ईश्वर की कल्पना की जाती है। यहाँ पर क्रुजवेल स्पष्ट करते हैं कि वो धार्मिक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि दो अलग रास्ते हैं एक ही प्रश्न की ओर। मैं कौन हूँ? मुझे क्यों होना चाहिए? और क्या मेरा अस्तित्व अमर हो सकता है? तो बेसिकली अब चैप्टर 7 का कोर मैसेज है कि सिंगुलैरिटी सिर्फ तकनीक घटना नहीं, यह चेतना, पहचान और आत्मा की यात्रा है। जब हम अपने विचार, स्मृतियाँ और भावनाएं डिजिटल रूप में उतारेंगे तो हम खुद से बड़े सवाल पूछने होंगे। मैं कौन हूँ? क्या एक मशीन मेरी जगह ले सकती है? और क्या चेतना भी कोड की तरह समझी जा सकती है? क्रुजवेल कहते हैं हाँ, और यही सिंगुलैरिटेरियन का मार्ग है, एक ऐसा रास्ता जो इंसान को सीमाओं से परे ले जा सकता है। और अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की, चैप्टर 8, जिसका नाम है द डीपली इंटरवाइंड प्रोमिस एंड पेरविल ऑफ जीएनआर, यानी जीएनआर की गहराई से जुड़ी आशाएं और खतरे। इस चैप्टर में रे क्रुजवेल अपनी सबसे संतुलित, सबसे जिम्मेदार आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो देखा वो आशा थी, संभावनाएं थीं और चमत्कार था। लेकिन अब बारी है उस दूसरे चेहरे को देखने की, जिसे अक्सर हम विज्ञान की उन्माद में भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, हर महान शक्ति अपने साथ उतना ही बड़ा खतरा भी लाती है, और यही है इस अध्याय का केंद्र बिंदु। हमने देखा कि जीएनआर मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां बीमारी मिट जाएंगी, उम्र रुक जाए, चेतना डिजिटल हो जाएगा और इंसान से कहीं ज़्यादा कुछ बन जाएगा। लेकिन यही शक्तियां अगर गलत हाथों में गई या अज्ञानता और लालच के कारण बिना नियंत्रण के बढ़ी, तो यही तकनीक इंसानियत को नष्ट भी कर सकती हैं। इसमें हम एक एक करके जीएनआर टेक्नोलॉजी की खतरों की बात करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स की।
हमने जेनेटिक्स में देखा कि आनुवांशिक रोग मिटाए जा सकते हैं, परफेक्ट बेबी बनाए जा सकते हैं, जीवन को डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर सिर्फ अमीर ही अपने बच्चों को जीन अपग्रेड करवा सके तो समाज में जैविक वर्गभेद भी आ जाएगा। और क्या ये नई नस्लें सामान्य इंसानों को पिछड़ा नहीं कर देंगी? वही तकनीक जिसमें हम बीमारियां ठीक कर सकते हैं, वही तकनीक से संक्रामक वायरस बनाए जा सकते हैं जो पूरे देश को भी ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने हमें शरीर में बोर्स भेजने की ताकत दी है, परमाणु स्तर पर निर्माण की क्षमता देती है, ज़मीन से कुछ भी बनाने की शक्ति देती है। लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही है। क्रूजवेल चेतावनी देते हैं कि अगर नैनोबोट्स की कोई क्लोनिंग अनियंत्रित हो गई तो वो हर चीज़ को रेप्लिकेट करते करते पूरी पृथ्वी को खा सकती है। और अगर कोई नैनोबोट को हैक करके अंदर से इंसान को मार भी सकता है या उसके दिमाग को नियंत्रित भी कर सकता है। और ये तकनीक अगर अनकंट्रोल रही तो वो प्रकृति को ऐसी क्षति पहुंचा सकती है जिसे सुधारा भी नहीं जा सकेगा। और तीसरी टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। एआई अब इंसान के बराबर ही नहीं, उससे आगे भी निकल जाने वाले हैं। तो लेकिन उसमें खतरा भी उतना ही है। बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने वाले हथियार जो जज भी बन सकते हैं और जल्लाद भी। और अगर किसी एआई को इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि वो मानव नियंत्रण के बाहर चला जाए तो वो हमारा मालिक भी बन सकता है। अगला खतरा है कि अगर मशीनें सब कुछ करने लगेंगी, बेहतर सोचने, बेहतर रचने और बेहतर जीने तक, तो इंसान की ज़रूरत क्या रह जाएगी। क्रूजवेल कहते हैं, अगर हम भगवान बन जाए तो इंसान बने रहने का क्या अर्थ बचेगा। अब आगे लेखक सिर्फ खतरों के बारे में नहीं बल्कि इसके समाधान भी देते हैं। क्रूजवेल कोई भय बेचने वाले लेखक नहीं हैं। वो मानते हैं कि भविष्य रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे निर्देशित ज़रूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशंस जो वो बताते हैं वो है रेगुलेशंस एंड ग्लोबल मॉनिटरिंग। यानी पूरी दुनिया को मिलकर इन तकनीकों के लिए सख्त कानून बनाने होंगे। जैसे न्यूक्लियर आर्म्स पर शांतियाँ हैं, वैसे ही जीएनआर पर भी वैश्विक निगरानी और नियंत्रण ज़रूरी है। दूसरा सॉल्यूशंस एथिक्स और एआई अलाइनमेंट को है। एआई को अच्छे मूल्यों के साथ ट्रेन करना होगा। मशीनों को करुणा, सहानुभूति और नैतिक दायित्व के सिद्धांत सिखाने होंगे। इंसानी मूल्यों को कोड में बदलना जाना होगा। तीसरा सॉल्यूशंस की यूनिवर्सल्स एक्सेस और फेयरनेस का। अगर ये तकनीक सिर्फ अमीरों के पास होंगी तो वो ईश्वर जैसी शक्तियाँ हासिल कर लेंगे। ज़रूरी ये है कि ये क्रांति सबकी क्रांति होनी चाहिए, बस किसी एक समुदाय या लोगों की नहीं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रूजवेल इस अध्याय का सार इस पंक्ति में देते हैं, द पावर टू डिस्ट्रॉय इज आल्सो द पावर टू ट्रांसेंड। यानी जो चीज़ हमें मिटा सकती है वही चीज़ हमें मूल्यवान, बेहतर और अमर भी बना सकती है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहाँ एक तरफ संभावनाओं की रोशनी है और दूसरी तरफ अंधकार का गड्ढा। हमें तय करना है कि हम कहाँ चलेंगे और कितनी समझदारी से चलेंगे। तो चैप्टर 8 का कोर मैसेज है कि जीएनआर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो इंसान को मृत्यु से मुक्ति कर सकती है, लेकिन वही शक्ति इंसानियत को भी ख़त्म कर सकती है। ये एक दो धारी तलवार है और हमें इसे संभालने के लिए विज्ञान के साथ साथ नैतिकता, चेतावनी और करुणा की ज़रूरत है। क्रूजवेल का संदेश स्पष्ट है, भविष्य रोका नहीं जा सकता लेकिन उसे सही दिशा दी जा सकती है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है रिस्पॉन्स टू क्रिटिक्स, यानी आलोचकों को उत्तर। इस आखिरी चैप्टर में जहाँ रे क्रूजवेल सीधे अपने आलोचकों को संवाद करते हैं, उन सवालों का, शंकाओं का जवाब देते हैं जो इस महान दृष्टि को चुनौती देते हैं। आप जब भविष्य की इतनी बड़ी कल्पना करते हैं, जैसे इंसान और मशीनों का मिलन, चेतन का डिजिटली रूप लेना और मृत्यु को पार करना, तो आलोचना तो आती ही हैं। क्रूजवेल भी इससे अनजान नहीं है। उन्होंने इस पुस्तक में उन मुख्य आलोचनाओं को उठाया है जो बार बार उनके काम और विचारों पर आती हैं और उनका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला आलोचना है, यह सब तो विज्ञान कथा है, वास्तविकता से दूर है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रूजवेल की बातें साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, इतनी दूर की भविष्यवाणियाँ करना सही नहीं। लेकिन क्रूजवेल का जवाब है, विज्ञान ने इतिहास को बार बार यह साबित किया है कि जो अब कल्पना है कल सच बन सकता है।
टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन का पैटर्न बहुत साफ है और वो एक्सपोनेंशियल है, इसलिए उनकी भविष्यवाणियाँ अनुमान नहीं बल्कि डेटा पर आधारित ट्रेंड्स हैं। दूसरी आलोचना है कि दिमाग को मशीन जैसा बनाना असंभव है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव दिमाग की जटिलता इतनी अधिक है कि उसे डिजिटल रूप में दोहराना संभव नहीं। लेकिन रे का जवाब है, दिमाग की संरचना और काम करने के तरीके अब तेजी से समझ में आ रहे हैं। एआई और न्यूरल नेटवर्क्स ने इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग एक वास्तविकता लक्ष्य है और जल्द ही पूरा होगा। और अब तीसरा आलोचना की जाती है कि चेतना को मशीन में डालना मात्र एक मिथक है। बहुत से दार्शनिक और वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना केवल जैविक प्रक्रिया है और मशीन में उसे दोहराना असंभव है। लेकिन रे क्रुज़वेल का जवाब है कि चेतना का कोई स्थिर भौतिक स्वरूप नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है। अगर मशीन वही प्रक्रिया दोहराए तो वही अनुभव भी होगा। इसलिए चेतना को समझना और उसे तकनीकी में उतारना संभव है। और अब चौथा आलोचना की जाती है कि यह तकनीक सामाजिक असमानता बढ़ाएगी। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह तकनीक सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेगी और गरीबों को और पीछे कर देगी। लेकिन क्रुज़वेल का जवाब है कि हर तकनीक क्रांति की शुरुआत में असमानता बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे तकनीक सस्ती होती है और आम लोगों तक पहुंचती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इसलिए समय के साथ ये तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होगी। और अब पांचवा और आखिरी आलोचना है कि सिंगुलैरिटी मानव के लिए खतरा है। कुछ लोग सिंगुलैरिटी को मानव के अंत के रूप में देखते हैं। एआई का नियंत्रण खो देना, इंसानों की जगह मशीन ले लेना। लेकिन उनका कहना है कि सही दिशा में काम करने पर एआई मानवता की शक्ति बढ़ाएगा। इसलिए हमें सावधानी, नैतिकता और नियंत्रण की ज़रूरत है। लेकिन पीछे हटना या रोकना, ये वैज्ञानिक प्रगति को रोकना होगा, जो असंभव है। तो अब चैप्टर 9 का कोर मैसेज है, आलोचनाएं हमेशा होंगी, लेकिन क्रुज़वेल की सोच वैज्ञानिक डेटा, तकनीकी प्रगति और मानव के भविष्य की गहरी समझ पर आधारित है। सिंगुलैरिटी सिर्फ दूर की कल्पना नहीं बल्कि आने वाला युग है, जिसे हमें समझकर स्वीकार करना होगा। इसकी चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही यह मानवता के लिए एक नई शुरुआत भी है। तो अब पूरे बुक का कंक्लूजन ये है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान कल्पना को पीछे छोड़ रहा है, जहां इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को मिटाने के लिए जी रहा है। द सिंगुलैरिटी इज़ नियर सिर्फ भविष्य की एक झलक नहीं, ये हमें चेतावनी देता है, उम्मीद देता है और सवाल भी करता है कि जब मशीनें इंसान जैसी हो जाएंगी तो क्या हम इंसान बने रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।